चीन ने भारत को 45 साल बाद फिर धोखा दिया है। 15 जून की रात लद्दाख में बातचीत करने गई भारतीय सेना पर चीन की सेना ने हमला कर दिया। ये हमला पत्थरों, लाठियों और धारदार चीजों से किया गया। इसमें भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। दुनिया की 2 एटमी ताकतों के बीच लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर गलवान वैली में हुई ये झड़प करीब 3 घंटे तक चली। ये वही गलवान वैली है जहां साल 1962 की जंग में 33 भारतीयों की जान गई थी। भारत ने चीन की तरफ से हुई बातचीत इंटरसेप्ट की है। इसके मुताबिक चीन के 43 सैनिक हताहत होने की खबर है, लेकिन चीन ने इससे इनकार किया है। इस बीच पीएम मोदी ने देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पहले से तय वीसी में भी भारत चीन मुद्दे पर अपनी बात रखी। पीएम ने इस घटना के शहीद सैनिकों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा और उन्हें नमन करते हुए कहा कि कोई भी भारत और उसकी ताकत के बारे में भ्रम न पाले। भारतीय सेना हर तरीके से जवाब देने में सक्षम है। देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले में मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर भी है। राहुल गांधी ने कहा कि वो हर तरह से इस लड़ाई में सरकार के साथ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी आप कहां छिपकर बैठे हैं? चीन मामले में देश से क्या छिपा रहे हैं? अब तो चीन को जवाब देने का वक्त है, बाहर निकलिए। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि इस मुद्दे पर देश पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को चीन के साथ हालात साफ करने चाहिए। प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। मौके पर आज की स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। हमारी सरकार की नाकामियों और खामियों के चलते, चीनी सेना के दुस्साहस के चलते 20 सैनिकों की शहादत हुई, सैन्य अधिकारियों की शहादत हुई और बाकी की परिस्थिति सरकार स्पष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सामने आकर देश को विश्वास में लेने से गुरेज कर रहे। इधर कांग्रेस के सवाल आए तो राजस्थान में भाजपा की कमान संभाले बैठे डॉक्टर सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए मोर्चा संभाला। 48 में कबायलियों का आक्रमण और 62 में हिंदी चीनी भाई भाई और 71 में 93,000 सैनिकों का समर्पण, कम से कम सुरजेवाला को तो अधिकार नहीं है इन बातों का। उधर चीन विवाद पर रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल बैठकें चल रही हैं। इसी बीच पीएम मोदी ने भी 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। खबर यह भी है कि भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत भी शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल ये भी उठते हैं कि LAC पर इतनी तेजी से बदले हालात और इस घटनाक्रम पर सरकार पहले मौन क्यों रही। सवाल ये भी है कि दिल्ली से गलवान महज 1200 किलोमीटर दूर होने के बावजूद सूचनाएं इतनी देरी से क्यों मिल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर का मजमून आपने देखा, चाइना यानी कि ड्रैगन की चाल और किस तरह से वो बेनकाब हो रहा है, उन तमाम हरकतों को लेकर के कोशिश करेंगे कि अब तक उन पहलुओं का हम जवाब दे सकें जो आपके जहन में इस वक्त चल रहे हैं। हमारे साथ भाजपा से सुमन शर्मा जी जुड़ी हुई है, कांग्रेस से RC चौधरी साहब जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। लेकिन इसी बीच मैं कुछ
बातें हैं, जो अपडेट 30 जवानों की शहादत के बाद वो नाम डिफेंस ने जारी कर दिए हैं जो शहीद हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक चल रही थी दूसरे दिन की, उसमें शहादत को नमन करते हुए पूरे देश की ओर से तमाम लोगों ने, जो मुख्यमंत्री उनके साथ जुड़े हुए थे, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, सब ने 2 मिनट का मौन रख करके शहादत को नमन किया है। और 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। और इससे पहले लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, राहुल गांधी ने एक बयान जारी करके कहा था कि पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री को पहल करनी चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए और देश को बताना चाहिए कि चाइना को लेकर हमारी स्थिति क्या है। तो चलिए 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और ये मौका भी ऐसा ही है कि जिसमें देश को एकजुटता और ताकत दिखाने की आवश्यकता भी है। लेकिन कुछ चीजों को लेकर के यहाँ सियासी तीर जरूर चल पड़े हैं। कांग्रेस ने, सुरजेवाला जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि सरकारें गिराने में बिजी रही और चाइना जमीन को घुसपैठ करता रहा। सरकार को मालूम था लेकिन देश को इससे अनभिज्ञ रखा और सरकार की लापरवाही का नतीजा है कि हम सही समय पर सही स्थिति को नहीं समझ पाए। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को बोलने का कोई हक नहीं है, परिस्थितियां जिनका सामना करना। तो चलिए मैं बात करना चाहूंगा, सीधा सुमन शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। सुमन जी, सुरजेवाला ने साफ कहा है कि भाजपा राज्यों की सरकार गिराने में बिजी रही और उधर से पड़ोसी मुल्क एक एक करके हमारे से रिश्ते साइडलाइन करते चले गए और जिसका खामियाजा हमें 20 जवानों की शहादत से चुकाना पड़ा। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं उन अपने वीर सपूतों को जिनकी शहादत हुई है उनको नमन करना चाहूंगी। दिल सबका भारी है। कल से जब से ये खबर आई है, हम सब जो हिंदुस्तानी हैं सबके जहन में दर्द है और ये स्वाभाविक दर्द है। देश के नागरिक और जब जवानों की शहादत होती है तो बहुत उद्वेलित होता है मन और दिल करता है कि जल्दी से टिट फॉर टैट, एक जो देसी भाषा में हम लोग कहते हैं, इंग्लिश के मुहावरे हैं कि तुरंत जवाब दो। लेकिन सेना का जो एक स्ट्रैटेजी होता है जिसका जवाब आज प्रधानमंत्री जी ने आपके सामने रखा, देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ देश को बताया कि क्या करना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी है, वो वही याद दिलाती है। सुरजेवाला ने क्या बयान दिया कि हम सरकार गिराने में लगे हैं और देश को कहाँ ले गए, ये तो सुरजेवाला बताएं। हम उनके बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते, ना राहुल जी की बात को लेते हैं ना सुरजेवाला। हमारी प्राथमिकता अभी सबसे अत्यधिक जो जरूरी है कि जो प्रधानमंत्री जी ने सिंबॉलिक मैसेज दिया है उसको समझने की जरूरत है। इसलिए हम सबको धैर्य रखना चाहिए कि शहादत बेकार नहीं जाएगी, शहादत का बदला लिया जाएगा। तो मैं आपको पिछले 2 सीन याद दिलाना चाहूंगी। जब ये एयर स्ट्राइक हुए, उड़ी हुए, ये सारी चीजें हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बोला और 10 और 12वें दिन में हम लोगों ने वो करके दिखाया। तो क्या है स्ट्रेटेजी? ये 1-to-1 वार्ता में नहीं होती, स्ट्रेटेजी तो करके बताई जाती है। बात करने की गवर्नमेंट ने काम करके दिखाएगी कि अगर कुछ हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये कुछ दिनों में आपको नजर आएगा। दूसरी बात कि 62 में जो हुआ, मैं याद दिलाना चाहूंगी, उसको झेलते झेलते, चाहे अस्काई चीन का मामला हो, चाहे डोकलाम का मामला हो, चाहे वो सारी चीजें, हम यदि इतने सालों से वहां पे मूलभूत सुविधा हम लद्दाख और लेह को नहीं दे पाए, इस सरकार ने, मोदी सरकार ने वहां ये सुविधा देना प्रारंभ किया, जिसके कारण चीन को मिर्ची लग रही है, पूरा देश जान रहा है और चीन भी इस चीज को समझ रहा है। ये लड़ाई जो सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है, मैं एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ आपको। जो गलवान घाटी है और उधर अक्साई चीन जो चाइना के पास में है, ये जो प्रॉब्लम है गलवान घाटी से ही पहले आपको ध्यान होगा, जो पढ़ भी चुके होंगे सब लोग, कि 1962 में जो वॉर शुरू हुआ था यहीं से झड़प के साथ में शुरू हुआ था। यहाँ 255 किलोमीटर का जो एरिया है, 255 किलोमीटर का जो एरिया है, इसमें भारत ने सड़क बनाना शुरू की। ये 15 साल पहले की बात है, कंप्लीट अब हो रही है, बात सही है ना। कितनी देर, कितना दूर तक सड़क बना, इसको भी ध्यान रखिएगा। सुमन जी, 15 साल से बन रही है सड़क, 255 किलोमीटर। वहां विषम परिस्थिति है, 255 किलोमीटर 15 साल से बनती आ रही है। ये एक दिन का नहीं है, लेकिन हम देखिए उसमें नहीं जाएंगे। हमें लगता है राजनीतिक दलों को तय करना है, ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि सरकारों के काम पे भरोसा कितना करते हैं। हमें लग रहा है कि देश के जो आज स्थितियां बनी हुई हैं विकास की ओर, हमें
उसमें निश्चित रूप से चुनी हुई सरकारों का योगदान है और वो अपना काम जो जिस तरह से कर सकता है वो देश को विकसित करने में निश्चित रूप से उनका अपना योगदान होता है। ये राजनीतिक दल तय करें कि कौन किसको खारिज करता है और कौन किसको अप्रिशिएट करता है। मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं आरसी चौधरी जी के पास में जाना चाहूंगा। चौधरी साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सुरजेवाला, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने दोपहर पहले कहा कि देश मुश्किल की घड़ी में है लेकिन साथ खड़ा हुआ है और सरकार को अवगत कराना चाहिए कि चाइना को लेकर के हमारी स्थिति क्या है, क्या तैयारी है। दोपहर बाद ही प्रधानमंत्री ने तय करके सर्वदलीय बैठक बुला दी। लेकिन अभी सुमन जी को सुना कि जो आरोप लगा रहे हैं या बीच में जो कमेंट किए हैं उसको लेकर के कभी भी ना बीजेपी और ना केंद्र सरकार, कांग्रेस के जिन नेताओं का मैंने नाम गिनाया उन्हें हम गंभीरता से लेते नहीं है। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो आज का जो दिन है वो बेहद ही दुखद दिन है। 130 करोड़ भारतीयों के रूहें कपा देने वाला दिन है और ये दिन कोई अचानक नहीं आ गया। इस देश का चौथा स्तंभ, इस देश का मीडिया 10 मई से लेके बार बार इन बातों को उजागर कर रहा है। इससे पूर्व बहुत से जो सेना के उच्च अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हैं, उन्होंने बार बार आगाह किया कि हिंदुस्तान की सरजमी पे चीनी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। इस तमाम तथ्य आने के बाद में एक जिम्मेदार सरकार की जवाबदेही बनती है, लेकिन इस चुप्पी जब टूटती है, वो चुप्पी उस घड़ी में टूटती है जब सब लोगों का जो सब्र है वो जवाब देने की स्थिति में होता है। हमें पता चलता है कि हमारे मुल्क ने बहादुर सैनिक अधिकारी और बहुत से सैनिकों को खो दिया है। ये दिन इतना, इनकी कोई संवेदना, इनके प्रति कोई सहानुभूति शब्दों के माध्यम से इस देश जाहिर नहीं कर सकता। सबका खून खोल रहा है, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री, क्या देश के रक्षा मंत्री सैनिकों की शहादत हो जाती है और जो परिवार के मुखिया हैं, जो राष्ट्र के मुखिया हैं, वो 37 घंटे बाद में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस देश के लिए बेहद दुर्भाग्य की बात है कि एक परिवार के अंदर इस देश की सरहद की रक्षा करने वाले जांबाज सैनिकों की, जांबाज सैन्य अधिकारियों की मौत हो जाती है और देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री 37 घंटे बाद में देश के सामने आके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं सोचता हूं ये देश की भौगोलिक अखंडता की, मैं देखिए राजनाथ सिंह, आरसी चौधरी साहब, राजनाथ सिंह घटना के तुरंत बाद 10 बजे से चीफ कमांडिंग ऑफिसर से लेकर के आर्मी चीफ और सबसे बातचीत कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये सरकार की पहल है कि सरकार, देखिए चुनी सरकार कोई भी हो, चाहे आपके पार्टी की हो चाहे हो, ऐसी पोजीशन में स्टेप बाय स्टेप जो स्थितियां होती है उसको भाप करके अपने ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम देना है उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप 37 घंटे बाद ट्वीट के जरिए, ट्विटर के जरिए, ये वर्चुअल दुनिया है, हम भी आपस में एक साथ जुड़े हुए, स्टूडियो में नहीं है, तो हमें इसे नहीं मान के चलेंगे अगर ट्वीट करके और दुख जता रहे हैं प्रधानमंत्री या राहुल गांधी या सोनिया गांधी या देश के गृह मंत्री, अदर पार्टी लीडर्स, तो उसे हमें नहीं मानना चाहिए। उनको भी दिल में योगेंद्र जी, इतने लंबे प्रश्न की जरूरत नहीं। मैं तो एक चीज कह रहा हूं, इस देश के सैनिक की, इस देश के अफसर की शहादत होती है। आप मीटिंगों का दौर तो मई से चल रहा है, इसका मतलब आप 37 घंटे तक क्या शहादत के लिए, क्या दुख के लिए, जब देश के लोगों को मीडिया के माध्यम से पता चलता है और चीजों से पता चलता है, जब आप परिवार के मुखिया हो, जब आपके घर में मौत हो सकती है, आप इसके बारे में सूचना मिलती है, क्या आप 37 घंटे बाद में पहुंचेंगे? आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, आपको सूचना मिलेगी, क्या 37 घंटे बाद आप जाएंगे? अगर परिवार का जिम्मेदार होना तो देश में आलम नहीं होता और अभिनंदन देश में वापस नहीं आते। मोदी जी रोकना चाहूंगा, मैं सुमन जी, आरसी चौधरी जी दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। कोई प्रश्न नहीं लगा, मोदी जी है, इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। यदि कांग्रेस का शासन होता तो 8 घंटे 50 घंटे के बाद भी कुछ नहीं होता। एक बार के लिए सुनिए, इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी जुड़ चुके हैं, मैं एक बार उनसे मुखातिब होना चाहता हूं और मैं माफ करिएगा, डॉक्टर डीएस लोहा मरोड़ साहब, कर्नल डीएस लोहा मरोड़ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भगवान सिंह जी नहीं जुड़ पाए हमारे साथ में। कर्नल साहब, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। जी। जब हम चर्चा कर रहे थे तो थोड़ी सी स्थितियां डिफरेंट थी, क्योंकि ये जो बात है डिस्क्लोज हुई कि 20 कैजुअलिटीज वहां पे हुई हैं और
ये बात हम 6-7 बजे के आसपास जब कर तमाम मीडिया चैनल्स, मीडिया रिपोर्ट्स सब कह रही थी कि 3 लोगों की शहादत हुई है वहां पे, एक ऑफिसर और 2 सोल्जर। लेकिन जब ये बात आई कि 20 जवान शहीद हो गए तो निश्चित रूप से रूह कांपा देने वाली ये खबर सामने आई कि 45 साल बाद एक बार फिर ये खूनी खेल ड्रैगन ने खेला है। मैं आपके पास आना चाहूंगा, मैं जानना चाहता हूं कि मीटिंगों के दौर लगातार चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। पाकिस्तान के साथ हमारी स्थितियां डिफरेंट है, लेकिन चाइना के साथ अलग है। चाइना के साथ इस तरह के खूनी जो संघर्ष हुआ है ये 45 साल बाद हुआ है। पाकिस्तान आए दिन एलओसी पे सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है, वो एक डिफरेंट है। तो यहाँ किस तरह से देखा जाए कि सरकार वार्ता कर रही है, सर्वदलीय बैठक भी बुला रही है, निश्चित रूप से उसमें एजेंडा होगा कि देश को बताना चाह रहे होंगे प्रधानमंत्री कि हमारी ये तो तैयारी और ये स्थितियां हैं, होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, एक पहल करनी चाहिए ये। लेकिन अभी क्या, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये जब घटना हुई, इतनी बड़ी घटना हुई है, बैठकों के दौर अभी भी जारी हैं। आज भी दोपहर बाद दोनों ओर से डिफेंस के ऑफिसर्स की मीटिंग भी हुई है, तो कुछ हल निकलने वाला है। तो ये सवाल मेरा सर इस वजह से है कि जब 10 मई से बैठकों के दौर चल रहे थे, 11 दौर की बैठकें घटना से पहले हो चुकी थी, और जब टेबल टॉक होती है तो निश्चित रूप से दोनों तरफ एक सहानुभूति भी होती है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति होती है कि इतना अग्रेसिव नहीं होते। लेकिन ये जो स्थितियां बनी, तो क्या लगता है कि नीचे के स्तर की वार्ताओं से कुछ हल निकल पा रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं, जैसा आपने बताया कि कल जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें एक अधिकारी और 2 जवान कर्नल रैंक के हमारे सेना के अधिकारी, और उस पर भी हमें इतना रोष था। और आपने सही कहा योगेंद्र जी की, मैं जब घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो 20 का आंकड़ा 20 हो गए हैं। बहुत दुख लगा। पर जो मैं अभी डिबेट थोड़ी देर पहले जुड़ा हूं तो मुझे सुन के और दुख लग रहा है कि किस प्रकार ये राजनीति कर रहे हैं लोग। क्या हो गया देश को, किसने किसको बधाई दी, किसने क्या किया। इट इज नॉट एज, ये समय उस बात का नहीं है साहब। और आपने सही प्रश्न पूछा कि अभी जो किया जा रहा है वो क्या है। अब मैं उसको जैसे रात से लेकर के फॉलो कर रहा हूँ, और अभी दिन के अंदर भी मैं अभी इसी चीज की चर्चाएं कर रहा था। पहली बात, प्रधानमंत्री और भारत की सरकार ने जो किया है कि चाइना को बोला कि आपसे बात हम तब तक नहीं करेंगे जब तक आप गलवान घाटी खाली नहीं करेंगे। और आपको याद होगा मैंने कल आपके सामने यही कहा था कि चाइना से बात कुछ नहीं होनी चाहिए, पहले वेकेट कर। तो पहली बात बहुत सही कही उन्होंने। दूसरी बात उसमें कमी छोड़ दी उन्होंने यही कहा है कि ये खाली करो, बट खाली कब तक करो। ही शुड गिव अ टाइम लाइन कि इतने घंटे इतने दिन तक खाली करें, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि चाइना आपने गलत किया, माफी मांगो। मैं रखता हूं कि चाइना को माफी मांगनी चाहिए। नंबर 3, जो अब सरकार की जो कार्रवाई चल रही है। कर्नल साहब एक बड़ी जानकारी देना चाहूंगा। जो विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया है कि 6 जून को दोनों देशों के बीच मिलिट्री ऑफिसर्स की जो वार्ता हुई थी उसे दोनों देश मानने को बाध्य होंगे और शांति बहाली को लेकर के राजी हुए हैं कि दोनों तरफ से। अब वो उस समय लेकिन जो चर्चा थी वो ये चर्चा थी कि जिसको लेकर के हम चर्चा भी कर रहे थे एक दिन पहले ही, कि पेट्रोलिंग और टेंट्स जिसे हम तंबू कहते हैं, उसको लेकर के जो ऑब्जेक्शन था उसमें सेनाएं दोनों तरफ से पीछे हटेंगी। ये 6 तारीख को तय हो चुका था। लेकिन जब चर्चा सामने आ रही है, जो प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि भारत की पेट्रोलिंग जब वहां पे पहुंची तो ऑलरेडी चाइनीज वहां पे इकट्ठे थे, उनके तंबू साफ दिखाई दे रहे थे। तो वो मैं इसी को लेकर के विदेश मंत्रालय ने जो जानकारी दी है अभी, क्योंकि देश को अवगत कराना बहुत जरूरी है कि 6 जून की जो बैठक है उसी को फॉलो करेंगे दोनों कंट्री। तो ये मान सकते हैं कि भी इस हालात के बाद कुछ स्थितियां बदल सकती हैं, क्योंकि आज युद्ध की स्थिति मुझे नहीं लगता है कि चाइना भी चाहेगा और हम भी चाहेंगे। जिस प्रकार चाइना को हमारे जवानों ने, चाइना ने धोखा किया साहब। चाइना इज ब्रोकन ऑल द इंटरनेशनल नॉर्म्स। कोई भी नॉर्म होते हैं, जब वार्ता चलती है तो उसमें जो वार्ता करने वाले, यू नेवर शूट द मैसेंजर। उन्होंने वार्ता करने वालों के साथ विश्वासघात करते हुए उनको मौत के घाट उतार दिया है, जो बहुत बड़ी चाइना के प्रेशर में आने की बात है। और इसको चाइना का प्रधानमंत्री महोदय ने सही कहा कि इसको जवाब दिया जाएगा। वो क्या देंगे समय बताएगा। लेकिन जो आपने बात रखी है कि जो हमारी बातचीत हुई थी, चाइना ने स्वीकार किया था कि हम जहां जहां से विड्रॉ करना है, चाइना ने कहा था कि गलवान से हम विड्रॉ कर रहे हैं और पेंगोंग से लेक से विड्रॉ नहीं करेंगे। अब ये क्या कारण रहा कि रात को चाइना को क्या जची कि जब हमारी जो ये कर्नल बाबू और इनकी टीम वहां गई, जैसा मिनिस्ट्री ने बताया, जैसा मुझे भी ज्ञात है,
तो उनके ऊपर इन्होंने हमला क्यों किया ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। और उन्होंने शायद सोचा होगा कि भारतीय डर जाएंगे और डरने के बाद हम कब्जा करके बैठ जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उनके भी 42 को ढेर कर दिया हमने, और हो सकता है नंबर ज्यादा हो। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सरकार अब काम कर रही है वो दबाव में करेगी, और चाइना को दबना पड़ेगा साहब, कोई चारा नहीं है। उसको गलवान से भी जाना पड़ेगा और उसको माफी भी मांगनी पड़ेगी, ऐसा मैं मानता हूं। भारतीय सेना का दबाव और भारत की सरकार और भारत के नागरिकों का दबाव सबसे बड़ा है साहब। मोदी जी का दबाव मैं कम मानता हूं, क्योंकि मोदी जी भारतीय नागरिकों का प्रतिबिंब है और वो दुनिया को दिख रहा है साहब। चलिए मैं लौटूंगा सर आपके पास, कर्नल साहब वापस लौटूंगा, मैं वापस आपके पास लौटूंगा, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं डॉक्टर साहब के पास में जाना चाहूंगा। करोड़ी सिंह जी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से देखा जाए स्थितियां बदल गई हैं। जब हम एक दिन पहले डिबेट कर रहे थे, चैनल्स पे जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी, एजेंसी से जो खबरें आ रही थी वो, और उसके बाद 1 घंटे बाद ही परिस्थितियां बदल गई। 20 जवानों की शहादत, मुझे लगता है कि देश के लिए ये कह सकता हूं कि ये मतलब सदमा बर्दाश्त करने की मुझे लगता नहीं है कि इतनी हिम्मत है। लोग बिल्कुल इससे एक आक्रोशित हैं, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं कुछ, क्योंकि हम 3 कैजुअलिटीज को लेकर के ही जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे, अभी कर्नल साहब भी जुड़े हुए थे एक दिन पहले भी हमारे साथ में, यहाँ कुछ रिपोर्ट्स अलग आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइनीज की किसी की भी वहां पे मौत नहीं हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 43 की उनकी भी कैजुअलिटीज हुई है। एक तो ये विरोधाभास है। दूसरी तरफ एक बात ये आ रही है कि चाइना बौखलाया हुआ है, कोरोना, इकोनॉमी, बेरोजगारी, क्या इस तरह की जो स्थितियां बनती हैं उसका इंटरनेशनल रिलेशंस या बॉर्डर पे कुछ इम्पैक्ट आता है? देखिए योगेंद्र जी, जो स्थिति हमारे सामने आई है वो बहुत ही बर्बरतापूर्ण स्थिति है, क्योंकि बिना फायर आर्म्स के इतनी कैजुअलिटी हुई है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी सभ्य समाज में युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, तो इस तरह की बर्बरतापूर्ण जो बात सामने आई है, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण होंगे। आप और हम जो ज्यादातर बात कर रहे हैं वो सिम्टम्स की कर रहे हैं, भाई इतने मर गए होंगे, इतने चाइना के मर गए होंगे, या एक दूसरे की कस्टडी में भी कुछ होंगे, भारतीय भी होंगे या चाइनीज भी अपनी कस्टडी में होंगे। बहुत सी चीजें अभी हमारे सामने नहीं आई। तो इस स्थिति में क्या किया जाए? चाइना ने एक इंक्लूजन किया, इंक्लूजन में बातचीत हुई, बातचीत में एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने को लेके ये बर्बरतापूर्ण स्थिति सामने आ गई। लेकिन ये सब हुआ क्यों? इसके पीछे कोई न कोई पृष्ठभूमि है, और पृष्ठभूमि क्या बहुत से कारण हो सकते हैं। क्योंकि भारत की जैसे प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी शुरू हुई, या चाइना अपने को डिफेंस में आ गया बहुत सी बातों को लेके, तो बहुत से कारण हो सकते हैं जिन्होंने इसको इंड्यूस किया। ये उसका कल्मिनेशन है बहुत से कारणों का। अब ये स्थिति सामने आ गई। अब इस स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पे क्या किया जाए, देश के लेवल पे क्या हो सकता है? तो राष्ट्रीय स्तर पे पूरा देश, सभी राजनीतिक दल, हमारा जो राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक नेतृत्व जो भी एक्शन लेता है उसमें सुदृढ़ता से उनके साथ हैं, तीनों नेतृत्व के साथ, कूटनीतिक, राजनीतिक और सैनिक। इसमें कूटनीतिक रूप से चीन के विदेश मंत्री और हमारे विदेश मंत्री के बीच में बातचीत हुई है। उन्होंने ये तय किया है कि हम इसको शांति से निपटाना चाहते हैं, आगे एस्केलेट नहीं होने देना चाहते। लेकिन आगे एस्केलेट को हम कैसे रोक सकते हैं? इससे ये है कि चीन अपनी पुरानी स्थिति में जो पहले स्टेटस था अप्रैल वाली आने को राजी हो जाए और चला जाए, केवल राजी नहीं हो जाए, उस स्थिति में चला जाए। मान लीजिए कि चीन वो नहीं जाता है उस पुरानी स्थिति में, वो अपना इंक्लूजन वाली स्थिति रखता है, तो हमारे सामने ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में एक तो ये हो सकता है कि इस फ्रंट के अलावा हमारे दूसरे सेक्टर हैं, वहां भी हम फ्रंट हो जाए। दूसरा ये हो सकता है कि इसको हम ट्रेड के फ्रंट पे और दूसरी गतिविधियों में ले जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसके लिए कुछ करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा कवरेज दिया है। बीबीसी ने एक कवरेज दिया है कि चीन और भारत में कश्मीर में क्लेश इन कश्मीर वर्ड यूज किया, और इस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आ रहा है तो वो इसको कश्मीर से जोड़ के देख रहे हैं। इससे ये चीज सामने आती है, कश्मीर से कैसे कैसे जुड़ता है। भारत ने कश्मीर में एक निर्णय लिया, आर्टिकल 370 खत्म किया, लद्दाख को सेंट्रल टेरिटरी डिक्लेयर किया,
जी। चीन ये मान के चलता है कि लद्दाख को सेंट्रल टेरिटरी डिक्लेयर करना चीन उससे सहमत नहीं है। तो ये सब घटनाएं हैं इन घटनाओं ने इंड्यूस किया चाइना को कि चाइना इंक्लूजन करे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें विकल्प में सोचना चाहिए। राष्ट्र में मेरे ख्याल से कोई डिवीजन नहीं है, राजनीतिक दलों में कोई विरोधाभास नहीं है, सब साथ हैं। लेकिन अब क्या करें, हमारे सामने ये है, केवल सैनिक समाधान नहीं हो सकता, राजनीतिक दृष्टि से हो सकता है चीन के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री में भी बातचीत हो जाए। अभी विदेश मंत्री स्तर पे बातचीत हुई है, लेकिन एक चीज जो सिल्वर लाइनिंग मुझे लग रहा है, जो सकारात्मक चीज लग रही है, दोनों देश ये कह रहे हैं कि हम इसको एस्केलेट नहीं होना देना चाहते हैं, हम इसको शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, दोनों बॉर्डर पे शांति चाहते हैं। अब शांति बहाल कैसे हो, ये हो कि चाइना उसके लिए वो अपनी अप्रैल वाली स्थिति में जाए। अब उसको अप्रैल वाली स्थिति में कैसे भेजें, ये सबसे बड़ी समस्या है। हम कैसे डील करें, ये सबसे बड़ी समस्या। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसमें भारत के साथ खड़ा होगा। तो अभी तो बहुत सी सूचनाएं हमारे पास नहीं आ रही है। हमारा इंटेलिजेंस का इनपुट क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, मीडिया में सब चीजें नहीं आ रही हैं। क्या हमारे अभी सोल्जर्स उनकी कस्टडी में हैं, उनको पकड़ के ले गए हैं? क्या चाइना वालों को हमने भी पकड़ा है? क्या चाइना के कितने मरे हैं? तो बहुत सी पूरी स्थिति का असेसमेंट निश्चित रूप से हमारा कूटनीतिक और राजनीतिक नेतृत्व हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर के जिस तरह से दुनिया में एक तरह से ये कहें कि इसकी जद में जकड़ने का जो श्रेय गया है वो भी चाइना के खाते में गया है। तो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना की किरकिरी हो रही है। मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल प्रेशर इस वक्त हिंदुस्तान के काम आ सकता है, बशर्ते कि अभी की जो वार्ताएं हैं वो किस दिशा में जाती हैं। हालांकि दोनों देशों के एक्सटर्नल अफेयर्स के जो ऑफिसर्स और मिनिस्ट्री हैं उनकी जो बातचीत हुई है उससे देख करके लगता है कि दोनों सहमत है। लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं जिसको लेकर के हम ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में ड्रैगन पे भरोसा किया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम ड्रैगन की चाल, किस तरह से उस पर किया जाए भरोसा, इसको लेकर के हम बात भी कर रहे हैं कि एक बार फिर दोनों देशों की उच्च स्तरीय जो वार्ता हुई है उसमें यह तय हुआ है कि दोनों ओर से इस तनाव को कम किया जाएगा। लेकिन बात यह भरोसे वाली कि भरोसा कैसे किया जाए। डोकलाम में भी ये स्थितियां बन चुकी हैं और उसके बावजूद एक बार फिर चाइना वहां पे घुसपैठ करने की कोशिश की, फिर उसे आइसोलेट किया गया। लेकिन अभी फिर 45 साल बाद जब 1975 में वहां लास्ट इस तरह की स्थितियां बनी थी और उसके बाद एक बार फिर 45 यानी कि 4 दशक बाद चाइना ने वही कदम उठाने की कोशिश की है। लेकिन क्या पहलू हो सकते हैं, क्या स्थितियां बन सकती है? मैं कमल साहब आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि बॉर्डर पर कभी भी इस तरह की स्थितियां बनती हैं, वो किसी भी कंट्री के लिए हो सकती हैं, चाइना हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो या अदर कंट्री जो हमारे नेबर पार्टनर हैं, जो भी वहां पे क्या ये माना जा सकता है कि बॉर्डर पे जिस तरह की पोजीशन बनती है, बॉर्डर पे जिस तरह के हालात बनते हैं, क्या सरकारें को नोटिस में होती सारी चीजें या फिर घटना? क्योंकि देखिए वो बड़ी विषम स्थितियां होती हैं वहां पे, परिस्थितियां भी कुछ ऐसी हैं कि वहां पे आपको बिल्कुल अप करके जाना है और वो वहां से एक हल्की स्लाइड के साथ ही वहां पे पहुंच रहे हैं। जिस मौके पे घटना हुई है, सकरी जगह है, वहां पे दोनों तरफ नदियां बह रही हैं, तो क्या ये घटना कहीं पे भी होती है तो बिल्कुल हम ये कह के चल सकते हैं कि प्रधानमंत्री हो देश के या फिर डिफेंस मिनिस्टर हो, उनकी सबके नोटिस में होता है या फिर स्टेप बाय स्टेप बाद में सब चीजों का पता लग पाता है? क्या सिस्टम क्या रहता है आर्मी में? देखिए साहब, मैं आपको बताता हूँ, आमतौर पे जब बॉर्डर एरिया LAC हो या LOC हो, जहां भी हम रहते हैं, तो हमारे ऐसे तरीके उसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं काम करने के, स्टेप्स होते हैं कि हम कहीं एक दूसरे के इलाके में नहीं विचरण कर सकते। बड़े बड़े फुल प्रूफ सिस्टम होता है और कभी कभार गलती होती है तो वो लोकल लेवल पे समझ दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये अभी स्थिति बनी है, ये मैं मानता हूँ चाइना ने प्री प्लान तरीके से की है, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे। और इसके अंदर जब चाइना आ गया है तो हर स्थिति को, जब हमारे ट्रूप्स मेरे डिप्लॉयमेंट हुआ वहां पर, जैसा कि हमने चर्चा की थी कि भाई जो ही पता लगा कि ये PP-14 पे आके बैठ गए हैं, तो हमने हमारे ट्रूप्स को उनको रोकने के लिए बिल्कुल ऑपोजिट सामने लगा दिया, नजदीक खड़े कर दिए। नो, इस स्थिति के बाद मैं मानता हूं हर पल पल की खबर एटलीस्ट मिलिट्री कमांडर्स को होती है। सरकार इसके अंदर इतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकती। यस, चाइनीज वहां आए, किन परिस्थितियों में आए वो बात का विषय। तो जहां तक ग्राउंड के ऊपर है, पहले जब चाइनीज आए तो गलती हो सकती है, पता नहीं लगा होगा और वो सोची समझी रणनीति के तहत आए। आने के बाद जब सेना उनके साथ आने, उसके बाद तो सेना के कमांडर के सवाल मेरा ये सवाल इस वजह से आपसे मेरा कि जो बातें सामने निकल के आ रही थी कि उनके पास में वेपन बेशक ना हो, लेकिन उनके पास में रॉड, लाठियां थी, पत्थर थे, तो यानी कि वो बिल्कुल नियत थे तो नहीं कह सकते, और वो पूरी साजिशन वो अपने एक उसमें आए थे कि हाँ तैयारी के साथ में कह सकते हैं हम हमारी पेट्रोलिंग करने गए थे। तो मैं वही जानना चाहता हूं कि अगर चाइना में अगर सबको मालूम था, ऊपर तक अगर सबको, राष्ट्रपति तक अगर मालूम था, तो इसका मतलब ये साजिश रची गई। और अगर मालूम नहीं होता तो मैं वही समझना चाहता हूं कि कई बार क्या ये ऐसा होता है कि इस तरह की पोजीशन के लिए आर्मी ऑफिसर्स अपनी तरफ से कुछ उन्हें ऑर्डर देते हैं या फिर कहते हैं कि उन स्थितियों का खुद पेश कर पाते हैं। ये क्या कुछ सरकार का पूरे नीचे बॉर्डर तक इन्वॉल्वमेंट होता है? मैं ये मानता हूँ साहब कि LAC क्रॉस करने के लिए बिना गवर्नमेंट की इजाजत के नहीं हो सकता, नंबर 1 जी। नंबर 2, साजिश कहेंगे इसे? बिल्कुल साजिश है। जब वो अंदर आ गए तो आप देखिए उनकी नंबर 5000 के आसपास उनके सैनिक थे, जबकि वहां इनिशियली हमारी तो एक प्लेटून ही रहती थी उस इलाके में, ITBP की, तो वो तो उसकी साजिश थी, उसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए, देश को गुमराह होने की जरूरत है। और जब हमारी वहां डिप्लॉय हो गई और जो हम 1.5 महीने से हमारे ट्रूप डिप्लॉयमेंट हुआ, तभी तो देखिए हमारे जो कर्नल साहब, कर्नल बाबू साहब और जो 16 बिहार के सैनिक और जवान जो उनके सामने खड़े हुए और उन्होंने दबाव बनाया और उन्होंने मान लिया कि हम जा रहे हैं। अब ये किस परिस्थिति में वहां गुत्थम गुत्था हुआ है वो मैं मानता हूं, उसमें मुझे अंदेशा नहीं है, क्योंकि जब कमांडर्स की बात हो गई कि इनको खाली करना है, उसके बाद में अगर चाइनीज की तरफ से हमला हुआ है, पहला मैं आपको बता दूं, उन्होंने जो मारपीट शुरू की है चाइनीज ने की है, जो मेरे पास खबर है, जो मेरे को
जिस भी तरीके से पता लगा है। और हमारे जब उनके मारपीट शुरू हुई तो रिप्लाई के अंदर जब हमने उनको मारा है तो उनका नुकसान कितना हुआ वो तो चाइना ही बताएगा, देखिए साहब। और उसके बाद हमारे को चाइना के करीब वहां पर 500 से 600 जवान कहीं पीछे छुपे बैठे थे, ऐसा सुनने में आ रहा है, और उन्होंने उनको घेर करके ले गए हैं। जब कल तक हम बात कर रहे थे साहब की 3 की शहादत हुई है, मेरे पास एक मैसेज घूम रहा था जिसमें कहा गया था कि 13 तो डेड बॉडी आ गई है। तो मैंने सोचा ये तो ह्यूमन मॉन्गरिंग का सिलसिला है, पर मैं अभी मान के चलता हूँ जैसा मुझे ज्ञात हो रहा है कि ये 20 ही नहीं है, उसके अंदर हमारे सीओ साहब के साथ में करीब 1 प्लेटून आसपास लोग बाग थे, और वो सारों के जिनको लापता बताया जा रहा है वो चाइनीज से ज्यादा संख्या में उनको पकड़ लिया गया है। तो ये जो आंकड़ा है, जब तक सरकार स्थिति क्लियर नहीं करेगी आप पर हम आंकलन नहीं कर सकते हैं साहब। बिल्कुल। पर जो स्थिति है चाइना की सोची समझी है साहब, मैं इतना बता सकता हूँ। और थोड़ा वेट करना होगा कर्नल साहब, हमें थोड़ा वेट करना होगा हमें कि जो स्थितियां क्यों बनी, कैसे रही, ये जब रिपोर्ट सामने आएंगी, हो सकता है कि प्रधानमंत्री जब ऑल पार्टी लीडर्स की बैठक करेंगे 19 तारीख को, शायद स्थिति को साफ कर सकें उस वक्त। मैं आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाह रहा हूं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। ये वक्त ऐसा होता है जिसमें लगता है कि उम्मीद की जाती है, और मुझे लगता है आप लोग भी भरोसा करते होंगे कि राजनीति का वक्त नहीं होता है। इस वक्त ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि देश के नेताओं को थोड़ा सा वक्त का इंतजार करना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, लेकिन ये मौका नहीं है कि इस पे भी हम राजनीति करें, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करें। तो क्या लगता है आपको कि हाँ थोड़ा हमें संयम बरतना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में? मुझे ये लगता है कि कहीं पे जो मेच्योर और एक जिम्मेदार व्यक्ति और जिम्मेदार राष्ट्र का नागरिक है, कर्नल साहब ने अभी एक बात कहा कि इनके पास में कल एक मैसेज आ गया था, उन्होंने कहा कि बहुत सी कैजुअलिटीज हुई है 17-18 की, और बड़ी दुखद की बात है कि कर्नल साहब जिस बिहार रेजिमेंट के जो कर्नल रहे हैं, और एक कर्नल जो होता है वो अपने परिवार उस रेजिमेंट को मानता है। उस परिवार के जब सैनिक जाते हैं तो उस कर्नल पे क्या गुजरती होगी, उस कमांडिंग ऑफिसर पे क्या गुजरती होगी, और क्या गुजरती होगी उस देश के नागरिकों पे, जिसके सेना के बहुत से जो बच्चे हैं और बहुत से जो सेना में जो लोग हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए लोग, और पूरे 130 करोड़ लोग हैं। ये कोई घटना एक दिन पे नहीं होती है। 6 मई को पहली मीटिंग होती है सैन्य लेवल की, और उसके बाद में मीडिया से खबरें आती हैं। 10 मई को पहला लेख आता है, उसके बाद में एक्सप्रेस टाइम्स पे आता है। बहुत सी जब चीजें आती हैं, चीजें आने पे ये चीजें आती हैं, और कर्नल कहते हैं, कर्नल रैंक के अधिकारी जो हैं अजय शुक्ला, वो कहते हैं कि हमारी टेरिटरी के अंदर 8 किलोमीटर से ज्यादा आगे। पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल रहे वो कहते हैं, तमाम और दूसरे सैन्य अधिकारी करें। जैसे कर्नल साहब ने अभी कहा, लामरोड ने कहा कि कल इनके पास में सूचना आ गई, कितनी दुखद होती है। वहीं सेना से एक प्रेस नोट जारी होता है, एक कमांडिंग ऑफिसर की और 2 सैनिकों की मौत की बात कही जाती है, और उसके कुछ समय बाद में 12:52 पे होती है, और 1:08 पे फिर उसको विड्रॉल कर लिया जाता है। इससे देश के लोगों में अविश्वास पैदा होता है, असुरक्षा का माहौल पैदा होता है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस देश के लोगों को आश्वस्त करे, जैसा कर्नल साहब ने कहा। जो भी स्थिति है, देश के 130 करोड़ लोग सेना के साथ में खड़े हैं, एक चीज, और सेना के साथ में खड़े हैं, सरकार के साथ में खड़े हैं, राष्ट्र के साथ में खड़े हैं। अब राष्ट्र के लोगों के विश्वास को किस प्रकार से उन्हें काम लेना। दूसरा जो डिप्लोमेटिक जो तरीका होता है, राजनीतिक युद्ध तो सेना लड़ेगी, लेकिन जो राजनीतिक जो दल होता है उसका काम होता है डिप्लोमेटिक आप लड़ाई लड़ते हैं, वो डिप्लोमेटिक लड़ाई सेना नहीं लड़ती है। डिप्लोमेटिक रूप से आज चाइना का जो विदेश मंत्रालय है वो ये कह रहा है कि हमारे एरिया के अंदर इंक्लूजन किया गया है, जबकि है यहाँ पे उल्टा। जिस प्रकार से हमने पाकिस्तान के अंदर जाके स्ट्राइक की और पाकिस्तान ने मना करता रहा, आज हमारी स्थिति इस देश के उस संदर्भ में ले जा रही है कि हमारे यहाँ पे मई से उनका इंक्लूजन है और हम उनको डिफेंड नहीं कर पा रहे, हम बता नहीं पा रहे, हम लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, या फिर किसी स्थिति पे नहीं जा रहे। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि 7 जून को देश के गृह मंत्री जी बयान देते हैं, जनसंवाद रैली को संबोधित करते हैं, और वो ये कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर 3 ही मुल्क हैं, अमेरिका और इजराइल और भारत, जिनकी सरहद को कोई नहीं लांघ सकता। क्या उनका बयान अपने आप में इस वैश्विक युग के अंदर क्या ये डिप्लोमेटिक बयान हो सकता है? क्या हम हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको बिना मतलब के, या जो दूसरे हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं उनको बिना इस वक्तव्य से नाराज नहीं कर रहे कि वो अपनी सरहद की रक्षा करने में कामयाब नहीं है? क्या आज उस बात पे नहीं जाया जा सकता जो मई 29 को
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और प्रधानमंत्री मोदी का मूड ठीक नहीं लगा। उस प्रधानमंत्री मोदी जी से जब बात करते हैं वो उनका दोस्त होता है और उसे दोस्त ट्रंप कहते हैं। उसके लिए बड़ा भव्य आयोजन किया जाता है, पूरे दुनिया के अंदर ये कहा जाता है कि हमारा नंबर 1 के दोस्त है वो अमेरिका है, और वो अगर ये बात कहता तो या तो उसको झूठ कहना चाहिए। आरसी चौधरी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये उचित वक्त है दोनों ही पार्टियों के लिए, या और भी पार्टी अगर कोई इस वक्त सियासत करती है? देखिए ये सुन योगेंद्र जी आप एक जिम्मेदार पत्रकार है। आपको इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अगस्त 15, 2013 को प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि मुख्यमंत्री ने कहा था गुजरात के कि देश की सुरक्षा खतरे के अंदर है। ऐसा बयान किसी सूबे के मुख्यमंत्री का आता हो, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो एक नागरिक था? उसके बाद में अप्रैल 15, 2014 को अमित शाह जी का बयान आता है, दिसंबर 2, 2013 को राजनाथ सिंह का बयान आता है और देश की सुरक्षा को खतरे में बताया जाता है। ये जो बकवास है, ये जो बातें हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे जो ट्रोल जो लोग हैं, जो सेना के आर्मी के पीछे खड़े होकर अपनी जवाबदेही से बचना चाहते हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि आज ये नहीं पूछना चाहिए। क्या ये देश के 130 करोड़ लोगों को ये जानने का हक नहीं कि हमारी सरहद को चीनी सैनिकों ने लांगा है, नहीं लांगा है? कितने परिवार दहशत में होंगे कि उनके परिवार में कितने जो लोग सेना के अंदर हैं, उनके साथ में क्या कैजुअल्टी होगी? क्या ये हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर है या नहीं? सवाल जानने का वक्त है या नहीं? वक्त के साथ साथ बयानबाजी हमेशा की जाती रही है, जो डेट्स के लिहाज से हिसाब से जो बता रहे हैं आरसी चौधरी। मैं कह रहा हूं राज्य का मुख्यमंत्री 28 राज्य हैं, जिसमें 28 राज्यों में से अगर 31 जो मुख्यमंत्री अगर ये कहता है, क्या उन्हें आज उस बयान पे क्या कहना चाहेंगे? आप देश के रक्षा मंत्री रहा हो, उसका ये बयान है, क्या कहेंगे आप? जवाब में आप ये कहते हैं कि दुनिया में 3 ही राष्ट्र हैं, क्या कहेंगे आप उसके लिए? इसका जवाब सिर्फ कर्नल साहब दे सकते हैं और किरण सिंह जी दे सकते हैं, इसके बाद कोई जवाब नहीं दे सकता। जवाब सुमन जी दे रही हैं। सुमन जी, कोई भी योगेंद्र जी, राजनीतिक दलों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि एटलीस्ट जब ऐसी पोजीशन हो तो थोड़ा सा हमें संयम और इंतजार करना चाहिए। जो चुनी हुई सरकार कोई भी हो, उस पर भरोसा रखना चाहिए। हाथ पे हाथ रख करके कोई सरकार नहीं बैठी होगी, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि कितनी जल्दी हमें बयानबाजी करनी है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, हर बार ऐसा ही हुआ है कि सरकार मौन धारण करके बैठी है, मूक बैठी है। अब आज कांग्रेस सवाल कर रही है, आप लोगों को जवाब देना। पहले सवाल आप करते थे, कांग्रेस को जवाब देना होता था। अभी आरसी चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि ये पहली मर्तबा नहीं, अगर बयान बदल बदल करके दिए जाते हैं तो देश जानना चाहता है कि हो क्या रहा है। जी सुमन जी। जी योगेंद्र जी, मैं पहले तो आरसी चौधरी साहब के दर्द को सलाम करती हूँ कि देश और सेना के प्रति दर्द है। ये बहुत अच्छा लगा सुन के मुझे। ये दर्द हर भारतीय नागरिक में होना चाहिए और विशेषकर कांग्रेस के मित्रों में जब होता है तो बहुत अच्छा लगता है। उनको बहुत साधुवाद। दूसरा जो बात मैं कहना चाहती हूँ कि चीन ने जो अभी अटैक किया, ये अनाउंसिंग वॉर नहीं था, ये वार्ता चल रही थी दोनों देशों के, जो हमारे सेना अध्यक्ष और जो वहां के बटालियन और जो हमारा डिप्लोमेटिक उस स्टाइल में वार्ता चल रही थी वहां। उसने हमारे साथ भीतरघात करके हमें धोखे से ये वार किया है, ये जग जाहिर है। अब धोखे से जो वार हुआ है, धोखे से जो चीन ने धोखा दिया, उसका रिप्लाई आप चाहेंगे कि 2 सेकंड में हम बता दें कि वहां इतने सैनिक की शहादत हो गई। जो खबर खुद ही आने में टाइम लगता है, जैसे 2 आई फिर 4 आया, तो सरकार तो तभी जवाब देगी जब उसके पास प्रॉपर रिपोर्ट होगी। कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, ना सेना के पास पूरी उस समय जानकारी थी कि कितने की कैजुअल्टी हुई, क्या हुआ। वो छन छन के रिपोर्ट आती है। जो आर्मी में कर्नल साहब है उनको मालूम है कि एट ए टाइम कुछ नहीं आता है। अभी चीनी सैनिक भी हमारे पास कितने हैं ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी चीजें डिप्लोमेटिक होती है जिनको डिप्लोमेसी के तरीके ही रखते। अब खड़े होकर प्रधानमंत्री जी सीधे आए, उधर तो मारपीट हुई और प्रधानमंत्री जी देश के नाम संबोधन चालू कर दें। इससे बेहतर तो पहले वो डिप्लोमेटिक जो स्ट्रैटेजी होती है वो सेना के साथ और वहां के ऑफिसर्स के साथ करेंगे, ना कि देश की जनता को बताने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो थोड़ा सा कांग्रेस को सब्र करना चाहिए और सब्र का फल मीठा मिलेगा, इतना जरूर है। ऐसे ही सवाल मैं तो सभी राजनीतिक दलों से गुजारिश कर रहा हूं, ऐसे ही सवाल सर्जिकल स्ट्राइक भी इन लोगों ने किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक भी झूठा है।
ये जान के बहुत दुख होता है कि कांग्रेस के लोग जो ये नाटक करते हैं, हमारे सेना पे प्रश्न लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। सेना की हर बार जब भी संकट आता है भाजपा पे, आप सेना की वर्दी के पीछे छिप जाते हैं। आप इतने नाकारा और निकम्मा हो गए कि आप अपनी जवाबदेही का निर्वहन नहीं कर सकते। देश के रक्षा मंत्री 33 घंटे लगाते हैं, देश का प्रधानमंत्री 33 घंटे लगाता है, धोखा था, डूब मरना चाहिए आप लोगों को। सेना का आप लोगों ने जिस तरह से दोहन किया था, इस देश ने देखा। आप लोग को बोलने का अधिकार नहीं है, और सेना की बात करके घरियाली बहाने वाले लोग दोनों ही दलों से गुजारिश कर रहा हूं, जो सेना पे प्रेसिडेंट लगाते हैं, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रेसिडेंट लगाया, और आज घरियाली आंसू बहा रहे हैं, चीन को लेकर नाटक कर रहे हैं। ये 1962 का रोग है, जिसको अभी हम लोग खत्म करने में लग रहे हैं। 62 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते देश को बर्बाद किया आप लोगों ने। नेहरू जी ने संसद में हिंदी चीनी भाई भाई, जो कभी भाई भाई नहीं हो सकती, धोखेबाज चीनी, उसको आप लोगों ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, और अभी नाटक कर रहे हैं, आप होशियारी कर रहे हैं। तो हमें देश की बहुत चिंता है। जो सवाल उठा, मैं दोनों को रोकना चाह रहा हूँ। नेता सवाल करे, उसको बोलने का राइट नहीं है, उसको बोलने का बिल्कुल राइट नहीं है। मुझे शर्म आती है, सुमन जी, मैं तो शर्म आती है जब कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री का सवाल उठाते हैं। बाबा के रूप में इनका प्रधानमंत्री था, और आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसलिए देश को पूरी उम्मीद है कि इसका भी रिजल्ट मिलेगा। बारवा नहीं होने देंगे इस शहादत का, ध्यान रखिएगा। 12वां के पहले रिजल्ट मिलेगा, इतने दावे के साथ कह रही हूँ मैं। पीछे आप अपने आप को बचा सके। अरे शांत रहिए। फौजियों का मनोबल तोड़ने वाले हम लोग थे, फौजियों का मनोबल तोड़ने वाले लोग, पाकिस्तान के साथ खड़े रहने वाले लोग, आतंकवादी को काउजी करने वाले लोग। फालतू बात मत कीजिए। जो आतंकवादी को हफीज जी, शाहिद जी कहने वाले लोग, मैं दोनों से गुजारिश करना चाहूंगा, मैं दोनों से कहना चाहूंगा आप लोग, जो मैं दोनों से कहना चाहूंगा, क्या ये वक्त होता है अगर कहीं देश में घटना होती है, शहादत होती है, उसके बाद में सियासी बयानबाजी? मैं सभी राजनीतिक दलों से गुजारिश करना चाहूंगा कि ये वक्त ऐसा नहीं होता है कि जिसपे सियासी रोटी सेकी जाए। कोई भी राजनीतिक दल कर रहे हैं योगेंद्र जी, काम करके एक्शन जवाब आपको देना पड़ रहा है। का बदला लिया कांग्रेस सवाल कर रही है, पहले सवाल आप कर रहे थे, कांग्रेस को जवाब देना था। तो ये थोड़ा सा आपको भरोसा रखना चाहिए कि जो चुनी हुई सरकार है, कोई भी चुनी हुई सरकार है, उसमें यकीन करना चाहिए कि अपनी तरफ से कोई ना कोई पहल कर रही हो। वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए। एक्शन लिया हम लोगों ने, सेना को फ्री किया। शर्म करो, शर्म करो, तुम लोग शर्म करो। तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए, तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए। तुम छोटी सी नहीं मरना चाहिए। तुम्हारे नकारापन को छुपाने के लिए सेना की वर्दी के पीछे खड़े हो जाते हो। तुम्हारे लिए शर्म का दिन है। अगर तुम्हारे परिवार में अगर कोई सैनिक रहा तो उसकी वर्दी के पीछे छुप जाइए, क्योंकि वही आपको कटवाएंगे। क्या सेना हमारी ताकत है? चलिए सेना के पीछे क्यों नहीं खड़े होंगे? सिंह जी के पास जाना चाहूंगा, करोड़ सिंह जी के पास जाना चाह रहा हूँ, करोड़ सिंह जी के पास जाना चाह रहा हूँ मैं। सुमन जी प्लीज, सुमन जी आशीष चौधरी साहब, हमारे दोनों प्राइम मिनिस्टर, उनसे भी जरा मुखातिब होना चाहेंगे। आप प्रोफेसर साहब आपके पास आना चाह रहा हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जो घटनाक्रम हो रहे हैं, जितनी चीजें सामने आ रही है, क्योंकि 6 मई से मेट्रो का दौर चल रहा है, 10 मई को इसमें शर्म क्यों आएगी? इसमें शर्म क्यों आएगी? शर्म तो कांग्रेसियों को आती है, शर्म तो जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं चाहिए। सवाल है करोड़ सिंह जी से, सवाल है मेरा। करोड़ सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। डोकलाम के बाद में थोड़ी स्थितियां बनी थी कि यहाँ दोनों देशों के बीच सहमति बनी है, उसके बाद में कोई ऐसी बड़ी घटना नजर भी नहीं आई। कभी कभी आपस में पेट्रोलिंग के दौरान छोटी मोटी चीजें सामने आती रही, लेकिन बड़ी कोई घटना नहीं आई। यह घटना सामने आई है। एक तरफ जो लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि 1000 यूनिट्स माइग्रेंट करना चाहती हैं चाइना से इधर शिफ्ट होने के लिए, और दूसरा बेरोजगारी, कोरोना, क्या वास्तव में हमें मान के चल सकते हैं कि सब चीजों का एक स्थितियां, क्योंकि जैसे कर्नल साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि चीन के राष्ट्रपति को पता नहीं हो घटना का, जिस तरह से वो इतने सोल्जर्स वहां पे एकत्रित होते हैं, उनके पास में रॉड्स, लाठी, पत्थर, जो सब चीजें होती हैं, तो इस साजिश में इस तरह की चीजें की गई हैं। तो ये माना जा सकता है कि ये रिपोर्ट्स में मैं देख रहा हूं कि एक बौखलाहट भी है चाइना के अंदर, जिसे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। कुछ ऐसा मान सकते हैं? देखिए योगेंद्र जी, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि
वहां पे गए हमारे सैनिक और चाइनीज सैनिक आ गए और एक संयोग से इस तरह की प्रोवोक हो गए और इस तरह का अटैक हो गया। ये कोई संयोग की बात नहीं है। निश्चित रूप से हमारे कर्नल साहब सही कह रहे हैं कि ये कहीं न कहीं राजनीतिक निर्णय सोचा समझा है, इसका एक मकसद है। क्योंकि जब बातचीत शुरू हुई हमारे दोनों सेनाओं के बीच, तो उस बातचीत से उन्होंने चीन ने अपना कमांडर इस एरिया का बदला। पहले वाला कमांडर नहीं था। बातचीत के समय दूसरे कमांडिंग ऑफिसर आया और बातचीत शुरू की। तो बातचीत जब आपने इंटूटन के बारे में बातचीत की तो बातचीत का मकसद उनका क्लियर था कि इसको स्पेसिफाई कर दें, हमने जो कंट्रोल कर लिया वो रख। ये हिंदुस्तान को किसी भी रूप में मंजूर नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में चीन ने ये किया तो उसका एक मकसद है। लेकिन चीन ये भी नहीं चाहता कि फुल स्केल वार हो, युद्ध हो। ये चीन बिल्कुल नहीं चाहता, ये चीन के हित में नहीं है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक नेतृत्व है या कूटनीतिक नेतृत्व है, निर्णय लेता है तो उसमें उसका राष्ट्रीय हित होता है और वो हित चाइना का इसमें बहुत बड़ा पूरा नहीं हो सकता। अगर वार होता है तो चीन वार नहीं चाहता, भारत भी बिल्कुल नहीं चाहता, शांति चाहता है। और ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? तो हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है, प्रधानमंत्री ने 19 को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और उसमें सभी राजनीतिक दलों को क्वेश्चन रेज करने का अधिकार है। वो बातचीत है, प्रधानमंत्री को सलाह दें कि हम चीन जैसे तो हमारे से कुछ सीमा में ज्यादा शक्तिशाली है तो उससे हम कैसे डील करें। ऐसी स्थिति है, ऐसा एक राष्ट्रीय संकट की स्थिति है। तो हमारे राजनीतिक दलों के मित्र लोग हैं, उनको इस तरह से मीडिया में एक स्कूल आवाज में एक दूसरे पे मर्ड स्लिंगिंग वाली स्थिति में नहीं जाना चाहिए। राष्ट्रीय संकट के समय एक बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत करनी चाहिए और कैसे हम डील कर सकते हैं। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, मकसद क्या है? मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे। प्रोफेसर साहब एक बात और जोड़ना चाहूंगा। मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ ऑल पार्टी लीडर्स से, वर्कर्स से, कि आप लोगों को यकीन रखना चाहिए कि चुनी हुई सरकार, कोई भी सरकार किसी भी वक्त, ये भरोसा रखना चाहिए हमें कि उन्होंने अपने अपने तरीके से निश्चित रूप से रणनीति के तहत चाइना के साथ हो चाहे पाकिस्तान के साथ उनका मुकाबला करने के लिए पूरी कोशिश की होगी। ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमें भरोसा रखना चाहिए। ये भरोसा क्यों टूट रहा है राजनीतिक दलों का, ये समझ से बाहर है। आप बूथ लेवल पे वर्क करिए, आप देश में इंटरनल पॉलिटिकली आप अपने आप को साउंड करिए, लेकिन कभी भी इस तरह की स्थितियां होती हैं तो मुझे लगता है कि ये भरोसा सभी राजनीतिक दलों को करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता योगेंद्र जी सेना पे क्वेश्चन मार्क लगाने वाली कांग्रेस पार्टी है। योगेंद्र जी क्वेश्चन मार्क लगाती है कांग्रेस के लोग। योगेंद्र जी देश को शोभा देता है। सुमन जी मैं वही कह रहा हूँ, सुमन जी मैं वही कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, यानी कि यूपीए सरकार में थी, सेना पे तो सवाल आप लोग मार्क नहीं लगाया। आज कांग्रेस आपसे सवाल कर रही है। हम सरकार से प्रश्न पूछते हैं, तुम्हारे पास में जवाब नहीं होता। हम सरकार से प्रश्न पूछते हैं, देश के रक्षा मंत्री से पूछते हैं और आप जाके और इसके पीछे खड़े हो सकते हैं। तुम्हारे पास में जवाब नहीं होता। कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के लोग जब सर्जिकल स्ट्राइक पे क्वेश्चन लगाते हैं और योगेंद्र जी मैं दो बातें कहना चाहूंगा। चीन का इसमें मकसद क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ये घटना क्यों हुई? चीन का मकसद चारों तरफ से दबाव बन रहा है, बौखलाया हुआ है, इसलिए बोलने नहीं देंगे, देश के लोगों के साथ सकते नहीं जाए, ये जानते हैं। हमारे राजनीतिक दलों के साथियों से निवेदन है कि कुछ बात हमारी भी सुन लें। देखिए, चीन का मकसद ये है कि उनको सुपर पावर बनना है और उनका जो दूसरा लक्ष्य है, पहला उनका 2021 का है, वो चाइना ने प्राप्त कर लिया है प्रैक्टिकली। अब दूसरा लक्ष्य है वो 2049 तक जो चीन की स्थापना का 100वां वर्ष है, उस समय चीन सुपर पावर बनना चाहता है और अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है। अब अमेरिका को यह है कि चाइना को कैसे कंटेन किया जाए, ये अमेरिका के लिए है। चाइना ये समझता है कि अमेरिका आसानी से कंटेन नहीं कर सकता जब तक कि भारत अमेरिका के साथ नहीं हो। इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका के साथ हो और चीन को कंटेन करने में मदद करे, ये अमेरिका का हित है। और चीन ये चाहता है कि भारत अगर अमेरिका के साथ चला गया तो कंटेन कर लेंगे,
अगर ऐसा हुआ तो चीन का कंटेनमेंट हो जाएगा। तो चीन भारत को दबाव डालना चाहता है कि कहीं भारत अमेरिका के साथ नहीं चला जाए। अब भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ये मिलकर चीन को कंटेन कर लेंगे तो चीन का जो मकसद है 2019 का वो पूरा नहीं हो सकता। मैं रोकना चाहूंगा आपको, समय का अभाव है जी। चलिए, बड़ी बात यही है कि देश के लीडर्स एकजुट होकर के चर्चा करेंगे 19 जून को। क्या परिस्थितियां बनी, कैसे मुकाबला किया जा रहा है, पूरे देश को शायद हो सकता है उसके बाद में अवगत कराया जाए। लेकिन जैसे जैसे बातें जो निकल करके आ रही हैं उसको देख करके हमारे यहाँ पे सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर हम गुजारिश करना चाहेंगे कि वक्त ऐसा नहीं है कि जिसपे सियासत की जाए। वक्त बहुत बार ऐसा आता है कि जिसपे हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ वक्त को छोड़ना चाहिए जिनमें आवश्यकता नहीं है कि हम चर्चा कर सकें। और मैं एक बार फिर दर्शकों की ओर से, जन टीवी परिवार की ओर से तमाम उन सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को सैल्यूट करना चाहूंगा। उनकी शहादत को हम नमन करना चाहेंगे जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके और बॉर्डर पर चौकसी की और उसको हम सैल्यूट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुशल भारत की पहचान